नमस्कार मेरे विद्यार्थी मित्रों। आज राइटिंग स्किल रचना कौशल में मैं प्रस्तुत करने जा रही हूँ पत्र लेखन। इससे पहले भी पत्र लेखन का वीडियो आपको दे चुकी हूँ, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आई थी कि मैम क्या ये पैटर्न हम सीबीएसई 12th की एग्ज़ाम में भी फॉलो कर सकते हैं। बच्चों, इसके लिए आज मैं सीबीएसई के अकॉर्डिंग आपके 10 12th 8 to 12th के स्टूडेंट सभी इस पैटर्न को फॉलो कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज मैं पत्र लेखन के दोनों ही रूप औपचारिक और अनौपचारिक एक साथ लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। सरल भाषा में समझाने का प्रयास करूँगी। मैं कविता कौशिक आपको बहुत ही रुचिकर भाषा में ये सिखाने जा रही हूँ, ताकि एग्ज़ाम में किसी भी प्रकार का पत्र आए, शिकायती पत्र, आवेदन पत्र, संपादक को पत्र, निमंत्रण पत्र और सद्भावना पत्र, किसी भी प्रकार का बधाई पत्र कैसा भी आए, आप उसको अच्छे से लिख पाओगे, पूरे अंक ले पाओगे। आम लोगों की ये धारणा है कि पत्र लिखने में किसी तरह का कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, लेकिन वास्तव में पत्र लेखन भी एक कला है। यही वह माध्यम है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने स्वजन परिजनों के बीच अपने हृदयगत भावों की अभिव्यक्ति करता है और संतोष पाता है। यही वह साधन है जिसके माध्यम से दूसरों के दिलों पर विजय प्राप्त की जा सकती है। अतः पत्र लिखना एक ऐसी कला है जिसके लिए बुद्धि और ज्ञान की परिपक्वता, विचारों की विशालता, विषय का ज्ञान, अभिव्यक्ति की शक्ति और भाषा पर नियंत्रण की आवश्यकता है। ऐसा नहीं कि आप मन में आए वो सारे विचार पत्र में लिख दो, ऐसा नहीं होता है। औपचारिक पत्र में बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है कि किस तरह से हम एक अधिकारी को पत्र लिख रहे हैं तो कैसे शिष्ट और सरल भाषा में और सुस्पष्ट तरीके से अपने भावों को, अपनी बुद्धि का परिचय देते हुए, शब्दों का ध्यान रखते हुए पत्र लिखना पड़ता है। तो पत्र केवल हमारे कुशल समाचारों के आदान प्रदान का ही माध्यम नहीं, बल्कि उनके द्वारा आज के वैज्ञानिक युग में संपूर्ण कार्य व्यापार चलता है। व्यवसायिक क्षेत्र में भी आज पत्रों का बहुत महत्व बढ़ता जा रहा है। आपको पता ही है कि कुछ भी, चाहे बिजनेस करते हों या कोई कहीं भी कोई सामान भेजना हो, हम उसके साथ पत्र अटैच करके ज़रूर भेजते हैं। इंटरनेट के चलते इसका प्रयोग थोड़ा कम हो गया है, लेकिन इसका महत्व आज भी है। आज भी विद्यालय में हमें ज़रूरी काम से छुट्टी लेनी पड़ती है या फिर कहीं बाहर जाना पड़ता है या कुछ क्रियाकलाप विद्यालय में निपटाने होते हैं तो हमें पत्र का सहारा लेना ही पड़ता है। इसके लिए पत्र का बहुत महत्व है। पत्र लिखते समय बच्चों किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये मैं आपको बताती हूँ। एक तो पत्र साफ अथवा स्पष्ट रूप से हो। कहने का अर्थ ये है कि विषय की प्रस्तुति स्पष्ट होनी चाहिए, भाषा सरल हो, वाक्य छोटे हों, 2-3 अनुच्छेद में हो, मतलब 2-3 उसमें पैराग्राफ होने चाहिए। शब्द सीमा अधिकतम 150 तक हो। आप पत्र छोटा भी लिख सकते हैं, बड़ा भी, लेकिन ये ध्यान रहे कि अनर्गल बातें ना लिखकर उसको 150 शब्दों तक ही सीमित रखें। कम शब्दों में ही अधिक से अधिक कह देने की कला पत्र को प्रभावशाली बनाती है। संबोधन, अभिवादन आदि का ध्यान रखना चाहिए, मतलब पद के अकॉर्डिंग आपको सामने वाले को संबोधित करना है। पत्र पर भेजने वाले का नाम, पता, तिथि अवश्य होनी चाहिए। सबसे पहले पढ़ेंगे हम औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र आपको मैंने पहले भी बताया था कि वो हम प्रधानाचार्य, पदाधिकारियों, व्यापारियों, ग्राहक, पुस्तक विक्रेता, संपादक आदि को लिखे जाते हैं। वे पत्र औपचारिक पत्र कहलाते हैं। जैसे अधिकारियों को लिखते हैं, कार्यालय को लिखते हैं, नगर निगम को लिखते हैं, अपने सोसाइटी में लिखते हैं, है ना, किसी को शिकायती पत्र लिखते हैं और बस व्यवस्थापक को लिखते हैं, रेलवे में लिखते हैं। तो ये सारे पत्र औपचारिक पत्र के अंतर्गत आते हैं। और अनौपचारिक पत्र जो हम अपने सगे संबंधियों को लिखते हैं, रिश्तेदारों को लिखते हैं, मित्रों को लिखते हैं, अपने माता पिता को लिखते हैं, मामा मामी को लिखते हैं। तो जितने भी रिश्तेदार हैं, सगे संबंधी हैं, अपने नज़दीकी जो रिश्ता है, उनको हम अनौपचारिक पत्र लिखते हैं। तो सबसे पहले हम औपचारिक पत्र पढ़ने जा रहे हैं। औपचारिक पत्र उन लोगों को लिखे जाते हैं जिनसे हमारा निजी या पारिवारिक संबंध नहीं होता। इसमें शालीन भाषा तथा शिष्ट शैली का प्रयोग
किया जाता है। औपचारिक पत्र के अंतर्गत शिकायती पत्र, व्यावसायिक पत्र, संपादकीय पत्र और आवेदन पत्र का वर्णन मिलता है। चलिए, औपचारिक पत्र को लिखते समय हमें क्या क्या बातें दिमाग में रखनी है कि सबसे पहले ऊपर बाईं साइड प्रेषक अपना पता लिखेगा। प्रेषक कौन? हम खुद। जो पत्र लिखने वाला है वो सबसे ऊपर अपना पता लिखेगा, लेकिन अपना नाम नहीं लिखेगा। ठीक है, जहाँ आप रहते हो उस कस्बे का, जगह का नाम, फिर जिस स्टेट के हो, डिस्ट्रिक्ट के हो, उस डिस्ट्रिक्ट का नाम, स्टेट का नाम। ठीक है, फिर उसके नीचे दिनांक लिखना है। जिस दिन आप पत्र लिख रहे हो उसी दिन का दिनांक आपको लिखना है। दिनांक के बाद में एक लाइन छोड़ करके सामने वाले का, जिसको आप पत्र लिख रहे हो, उसका पता लिखना है। तो उसका पता उसके पद के हिसाब से, जैसे प्रधानाचार्य है तो श्रीमती प्रधानाचार्य, या फिर सर हैं तो श्रीमान प्रधानाचार्य, फिर विद्यालय है तो विद्यालय का नाम, फिर जगह का नाम। इस तरह से अगर आप किसी कार्यालय को लिख रहे हो या किसी संबंधित स्वास्थ्य अधिकारी को लिख रहे हो तो स्वास्थ्य, मान्यवर स्वास्थ्य अधिकारी, फिर उसकी जगह का नाम और जो भी स्टेट है उसका नाम। इस तरह से ये ऊपर का भाग आपका कंप्लीट होता है। तो पत्र प्राप्त करने वाले का पता, दिनांक के बाद जिसे पत्र लिखा जा रहा है उसका पता, पद आदि का वर्णन किया जाता है। उसके बाद में एक लाइन छोड़ देना है, फिर विषय लिखना है। और विषय आपको जिसके बारे में पत्र आप लिखने जा रहे हो, शिकायती पत्र है या फिर आवेदन पत्र है, तो इस तरह से आप एक ही लाइन में विषय लिखोगे। संबोधन सभी औपचारिकताओं के बाद पत्र प्राप्तकर्ता के लिए महोदय, महोदया, मान्यवर आदि शब्दों का प्रयोग करोगे। और विषय वस्तु से उसके बाद में विषय वस्तु जो भी है वो मौलिक होनी चाहिए, कि मतलब एक ही सेंटेंस को बार बार प्रयोग नहीं करना है, अलग अलग बात रखनी है और अलग अलग पैसेज में वो बात देनी है। और अंत में धन्यवाद करते हुए आप अपना नाम लिख दोगे। चलिए एक उदाहरण देखते हैं, तभी आपको एकदम अच्छे से समझ में आएगा कि किस तरह से मैंने आपको समझाया है। देखो, प्रश्न किस तरह से आता है औपचारिक पत्र का। आपके मोहल्ले के आसपास के धार्मिक संस्थान क्या, कहीं भगवत कथा हो रही है, रामायण हो रही है, महाभारत चल रहा है, ठीक है, दुर्गा पूजा का मंडल है, तो वहाँ पर अपने कार्यक्रमों को ऊंचे स्वर में लाउड स्पीकर लगाकर देर रात तक बजाते रहते हैं। तो कुछ धार्मिक संस्थान हैं वो लाउड स्पीकर लगाकर देर रात तक बजाते हैं। इससे होने वाली कठिनाइयों का उल्लेख करते हुए नगर निगम के संबंधित अधिकारी को शिकायती पत्र लिखिए। तो इससे कठिनाई हो रही है और इसका शिकायती पत्र आपको लिखना है नगर निगम के अधिकारी को। स्पष्ट है ये। इसमें आपको एड्रेस नहीं दिया हुआ है तो आप अपना पता लिखेंगे। और आप जहाँ का लिख रहे हैं, जैसे दिल्ली के रहने वाले हैं, आप दिल्ली अपना जगह बता रहे हैं तो सामने वाला भी दिल्ली का ही रहेगा, क्योंकि संबंधित अधिकारी को आप आसपास के अधिकारी को ही लिखोगे तो वो दूर नहीं रहेगा, दूसरा शहर में नहीं रहेगा, आपके ही शहर का नगर निगम अधिकारी रहेगा। तो जैसे एग्जाम में आया है तो परीक्षा भवन, नई दिल्ली, दिनांक 7 मार्च 2020। आप जिस दिन एग्ज़ाम दे रहे हो उसी दिन का आप डेट लिखोगे और वही साल लिखोगे। तो परीक्षा भवन, नई दिल्ली, दिनांक 7 मार्च 2020। इस तरह से आपने लिखा। मैंने एक बात आपको पहले बताई थी कि जब तक एड्रेस ख़त्म नहीं हो जाता तब तक आप कोमा का प्रयोग करोगे, और जब पूरा हो जाता है उसके बाद में पूर्ण विराम लगा दोगे। ठीक है, तो पहले आपने अपना परिचय देते हुए अपना एड्रेस दिया, आपको अपना नाम नहीं लिखना है, ऊपर ही ऊपर आप अपना पता लिखोगे सिर्फ। तो परीक्षा भवन में हो इसलिए परीक्षा भवन, नई दिल्ली, क्योंकि दिल्ली के हो आप, या फिर गाजियाबाद के हो आप, या मद्रास के हो, कलकत्ता के हो, जयपुर के हो, जो भी हो, जहाँ के भी हो। जयपुर यहाँ लिख रहे हो तो यहाँ भी आपको जयपुर ही लिखना है, ये बात आपको दिमाग में रखनी है।
ठीक है, ऊपर का पार्ट खत्म, एक लाइन छोड़ा। फिर किसको पत्र लिखना है? नगर निगम के अधिकारी को। प्रशासनिक अधिकारी, प्रशासनिक मतलब जो आपके नगर को देखता है, शासन चलाता है, वहाँ का प्रशासनिक अधिकारी। यहाँ कोमा लगाया, दिल्ली नगर निगम, क्योंकि ऊपर दिल्ली लिखा तो दिल्ली के ही नगर निगम के अधिकारी को पत्र लिख रहे हो। सिविल लाइन क्षेत्र, वहाँ का एड्रेस लिखना आपको, 16 राजपुरा रोड दिल्ली। ठीक है, ये इस तरह से आपने, ये पूर्ण विराम हो गया। तो ऊपर का पार्ट खत्म। सबसे पहले आप अपना पता, उसके बाद में सामने वाले का पता आपने लिख दिया। उसके बाद में एक लाइन छोड़कर आपको विषय, किससे संबंधित पत्र है, किससे संबंधित है? धार्मिक संस्थानों द्वारा किए जा रहे ध्वनि प्रदूषण के संबंध में। ठीक है, एक ही लाइन में आपको विषय देना है। विषय देने के बाद आपको चलना है, संबोधित वर्ड से सामने वाले को संबोधित करना है, क्योंकि एक अधिकारी है, जेंट्स है, तो इसके लिए महोदय आपने प्रयोग किया। इससे क्या होता है ना कि सामने वाले को वह आपका लिखना प्रभावशाली लगता है और उसको रिस्पेक्ट दे रहे हो आप। और ऐसा नहीं कि आप शिकायती पत्र लिख रहे हो तो सामने वाले को 2-4 गाली गलौज करके ऐसे शब्दों का प्रयोग करके पत्र में डाल दोगे। आपकी भाषा स्पष्ट और शालीन होनी चाहिए, शिष्ट होनी चाहिए, क्योंकि आप पढ़े लिखे हो, आप एक विद्यार्थी हो। उस हिसाब से आप अच्छे नागरिक, अच्छे स्टूडेंट होने के नाते शिष्ट भाषा में पत्र लिखोगे और अपनी भाषा शैली को प्रभावशाली बनाओगे। ठीक है महोदय का। इस पत्र के माध्यम से मैं आपका ध्यान मोहल्ले में हो रहे ध्वनि प्रदूषण की ओर आकर्षित कराना चाहता हूँ। श्रीमान जी, हमारे मोहल्ले, आप मोहल्ले का नाम लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर मैंने ऐसे ही वैसे नगर डाल दिया, आप अपने मोहल्ले का नाम लिख दोगे, जो भी मोहल्ला है। नगर के ए ब्लॉक में एक धार्मिक संस्थान है। यह संस्थान प्राय धार्मिक कार्यक्रम आयोजित कराता रहता है। ये कार्यक्रम अक्सर देर रात तक चलते हैं। इससे लाउड स्पीकरों का प्रयोग होता है जो बहुत तेज आवाज़ में देर रात तक चलते हैं। तो सबसे पहले आपको शिकायत क्या है वो बतानी है, मतलब किससे संबंधित आप पत्र लिखने जा रहे हो, ऊपर के पैराग्राफ में वो बताना है। तो धार्मिक संस्थान है, उसमें लाउड स्पीकर में स्पीकर बजते रहते हैं। ठीक है, बहुत तेज आवाज़ होती है और देर रात तक चलते रहते हैं, इतना बताया पहले पैराग्राफ में। दूसरे पैराग्राफ में क्या होता है, क्या कठिनाई होती है वो बताना है। इस तेज आवाज़ के कारण आम व्यक्ति की नींद में बाधा पड़ती है, मरीज परेशान होते हैं, बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पाती, उनकी एकाग्रता ऊंची आवाज़ के कारण भंग हो जाती है। बुजुर्ग उच्च रक्तचाप से पीड़ित हो जाते हैं। उच्च रक्तचाप मतलब हाई ब्लड प्रेशर से नींद पूरी न होने के कारण हर व्यक्ति के कार्यों में बाधा आती है। धार्मिक संस्थान को इस बारे में कई बार बताया गया, परंतु उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो जो जो कठिनाइयाँ हो रही हैं वो बता दिया आपने। साथ ही ये भी बताया कि हमने कई बार प्रयास किया इस बारे में, लेकिन किसी ने हमारी नहीं सुनी, एकदम शिष्ट भाषा में। अंत में आपको रिक्वेस्ट करनी है, आग्रह करना है, आपसे निवेदन है। अंतिम पैराग्राफ में देखो, आपसे निवेदन है कि संस्थान पर कानूनी कार्रवाई करने की कृपा करें, जिससे मोहल्ले वालों को चैन से जीने का अवसर प्राप्त हो सके। आगे आप ये भी ऐड कर सकते हो, आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि आप हमारी समस्या पर गौर करेंगे और जल्दी ही कुछ करने का प्रयास करेंगे, हमें इस समस्या से छुटकारा दिलाएंगे। तो इस तरह से शिष्ट शब्दों का प्रयोग करते हुए, विनम्र आग्रह करते हुए आपको शिकायती पत्र लिखना है। और अंत में यहाँ पर धन्यवाद, फिर भवदीय मतलब आप। तो आप लड़की हो तो भवदीया, लड़के हो तो भवदीय। ठीक है, फिर आप अपना नाम लिख दोगे यहाँ पर, जो भी आप अपना नाम लिखना चाहते हो। ध्यान रहे ऊपर आपको नाम नहीं लिखना है, आपको सिर्फ अपना पता देना है। परीक्षा भवन भी नहीं देकर आप अपना पता भी दोगे तो भी चलेगा, और जगह का नाम दे दोगे, फिर दिनांक लिख दोगे, एक लाइन छोड़कर सामने वाले का पता लिख दोगे, उसका जगह का नाम दे दोगे और बाद में विषय लिख दोगे। सब बाईं साइड में ही आना चाहिए, ये ध्यान रखना चाहिए। और दूसरी चीज़ ध्यान देने वाली बात यह है कि इस साइड आपको आगे पीछे वर्डों को नहीं करना है,
ये ध्यान रहे कि एक सिद्ध में आपको लिखना है। ये तो आगे पीछे होगा ही, क्योंकि नाम पता सब छोटे बड़े होते हैं, तो ये आगे पीछे जाएगा, वो चलेगा, लेकिन इधर का आपको एक ही सिद्ध में लिखना है। इतना आप ध्यान देंगे पत्र लिखते समय, आपका पत्र बहुत अच्छा जाएगा और मार्क्स नहीं कटेंगे, क्योंकि एक एक पार्ट के अलग अलग मार्क्स होते हैं। जैसे इसका 1 नंबर, इसका 1 नंबर, फिर इसका 1 नंबर, फिर इसके 2 नंबर, विषय वस्तु जो लिखने जा रहे हो इसके 2 नंबर, उसके बाद में ये लास्ट में जो आप धन्यवाद लिखकर आप अपना नाम लिख रहे हो वो 1 नंबर। तो इस तरह से 5 नंबर में पूरा पत्र बटा हुआ रहता है। तो इसके आगे हम पढ़ेंगे अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप खुद अपने नोटबुक में एक और औपचारिक पत्र लिखने का अपने ढंग से प्रयास करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। चलिए अभी पढ़ते हैं हम अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र बच्चों सगे संबंधियों, मित्रों, रिश्तेदारों, परिचितों आदि को लिखे जाते हैं। इन्हें व्यक्तिगत पत्र भी कहा जाता है। इसमें व्यक्तिगत प्रवृत्तियों, सुख दुख, हर्ष, उत्साह, बधाई, शुभकामना आदि का वर्णन किया जाता है। हम अपने माता पिता, मामा मामी, चाचा दादा, अपने मित्र सहेली, इनको मतलब अपना जो व्यक्तिगत संबंध है हमारे, उनको हम ये पत्र लिखते हैं। और इसको औपचारिक भाषा में लिखने की ज़रूरत नहीं होती, इसको हम अनौपचारिक तरीके से लिखते हैं, इनफॉर्मल तरीके से। इसमें हम अपने आत्मीय भाव और अपनी हृदय को स्पर्श करने वाली बातें इस पत्र में हम लिख सकते हैं। अनौपचारिक पत्र के रूप अलग अलग होते हैं। जैसे निमंत्रण पत्र हो सकता है, संवेदना मतलब किसी की मृत्यु पर उसको संवेदना देते हुए पत्र हो सकता है, बधाई मतलब किसी के जन्मदिन की बधाई, इस तरह से पत्र हो सकता है, धन्यवाद पत्र हो सकता है, शुभकामना पत्र हो सकता है, सूचना सद्भावना या अन्य टाइप का पत्र हो सकता है, जो कि अपने निजी रिश्तेदारों, संबंधियों, मित्रों को लिखा जाता है। फिर अनौपचारिक पत्र के रूप मतलब इनको लिखते समय क्या क्या बातें हमें ध्यान में रखनी है। प्रेषक का पता उसमें भी था, औपचारिक में भी सबसे ऊपर हम अपना पता लिखेंगे। अनौपचारिक पत्र लिखते समय सर्वप्रथम प्रेषक का पता लिखा जाता है। यह पता पत्र के बाईं ओर लिखा जाता है। फिर उसके बाद में तिथि दिनांक प्रेषक के पते के ठीक नीचे बाईं ओर तिथि लिखी जाती है। ये तिथि उसी दिवस की होनी चाहिए जब पत्र लिखा जा रहा है। ठीक है, कि इसके बाद में मतलब तिथि लिखेंगे और उसके बाद सामने वाले का पता नहीं आता, सिर्फ सामने वाले का संबोधन करने वाला शब्द आता है। जैसे प्रिय मित्र, सस्नेह प्यार, है ना। फिर आदरणीय पिताजी, चरण स्पर्श, इस तरह से मतलब हम सामने वाले का एड्रेस नहीं लिखकर डायरेक्ट उसका संबोधित करने वाला शब्द लिखेंगे। संबोधन तिथि के बाद जिसे पत्र लिखा जा रहा है उसे संबोधित किया जाता है। संबोधन का अर्थ है किसी व्यक्ति को पुकारने के लिए प्रयुक्त शब्द। संबोधन के लिए प्रिय, पूज्य, स्नेहिल, आदरणीय आदि सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अभिवादन संबोधन के बाद नमस्कार, साधारण चरण स्पर्श आदि के रूप में अभिवादन लिखा जाता है। जैसे पिताजी को लिखेंगे तो चरण स्पर्श, अपने से बड़ों को किसी को भी लिखेंगे तो सादर नमस्कार करेंगे, नमस्ते करेंगे या चरण स्पर्श करेंगे, और छोटों को करेंगे तो सस्नेह प्यार। इस तरह से हम लिख सकते हैं। जैसे सखी को करेंगे तो प्रिय सहेली, और मित्रों को प्रिय प्रियवर, प्यारे स्नेहिल मित्रवर, अपने से छोटे के लिए प्रिय प्रियवर, चिरंजीव, ऐसे वर्ड करेंगे। ठीक है, और विवाहित किसी महिला के लिए करेंगे तो श्रीमती, सौभाग्यवती, इस तरह से शब्दों का प्रयोग करेंगे। छोटों को मतलब जो संबोधित वर्ड लिखेंगे वो आशीर्वाद, शुभाशीष, चिरायु, चिरंजीव हो, खुश रहो, प्रसन्न रहो। और बड़ों को प्रणाम, सादर प्रणाम, चरण स्पर्श, सादर नमस्कार, नमस्ते, इस तरह से लिखेंगे।
फिर विषय वस्तु अभिवादन के बाद मूल विषय वस्तु को क्रम से लिखा जाता है। जहाँ तक संभव हो अपनी बात को छोटे छोटे परिच्छेदों में लिखने का प्रयास करना चाहिए। मैंने बताया जैसे 2-3 पैराग्राफ में छोटे छोटे पैराग्राफ बनाकर लिखेंगे तो ज़्यादा प्रभावशाली होगा। फिर लास्ट में आपका भवदीय, शुभाकांक्षी आदि शब्दों का प्रयोग करके पत्र को हम समाप्त करते हैं। चलिए अब बताते हैं कि किस तरह से अनौपचारिक पत्र आते हैं, उनका उदाहरण कैसा होता है और उसकी शुरुआत कैसे करते हैं। देखो यहाँ पर दिया है, अपनी छोटी बहन को समय का सदुपयोग करने की सलाह देते हुए पत्र लिखिए। तो कौन लिख रहा है, उसका भाई या उसकी बड़ी बहन। तो सबसे पहले आप अपना एड्रेस दे देंगे। 18 जीवन नगर गाजियाबाद, दिनांक 19 मार्च 2020। मार्च दे दो, जिस दिन आप एग्ज़ाम दोगे उस दिन का आप लिख सकते हो। फिर देखो छोटी बहन का नाम लिखा है प्रिय कुसुमलता सुभाषिस, ठीक है। तो इस तरह से मतलब छोटे को लिख रहे हो, इसके लिए ऐसा लिखा। फिर आगे देखो, ये लड़का है जो अपनी बहन को लिख रहा है, आशा करता हूँ कि तुम सकुशल होगी। जब भी आप अनौपचारिक पत्र लिखोगे तो जैसे आपका पत्र मिला, पढ़कर खुशी हुई, है ना, आपने बताया कि वो पत्र के अकॉर्डिंग आपको भाषा को चेंज करना है। तो आशा करता हूँ कि तुम सकुशल होगी, छात्रावास में तुम्हारा मन लग गया होगा। छात्रावास मतलब वो हॉस्टल में रहती है, और तुम्हारी दिनचर्या भी नियमित चल रही होगी। प्रिय कुसुम, तुम अत्यंत सौभाग्यशाली लड़की हो जो तुम्हें बाहर रहकर अपना जीवन संवारने का अवसर प्राप्त हुआ है, परंतु वहाँ छात्रावास में इस आज़ादी का तुम दुरुपयोग मत करना। तुम्हें बाहर भेजा गया है तो इसका तुम दुरुपयोग मत करना, समय का सदुपयोग करना। तो पहले पैराग्राफ में ये बताया है कि तुम वहाँ पर सकुशल होंगी और तुम्हें तुम्हारा फ्यूचर सुधारने के लिए बाहर जाने का मौका मिला है, तो तुम समय का दुरुपयोग मत करना। दूसरे पैराग्राफ में बड़ा भाई होने के नाते उसको सलाह क्या क्या दे रहा है वो दिया है। बड़ा भाई होने के नाते मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि तुम समय का भरपूर सदुपयोग करना। तुम वहाँ पढ़ाई के लिए गई हो, इसलिए ऐसी दिनचर्या बनाना जिसमें पढ़ाई को सबसे अधिक महत्व मिले। ये सुनहरा अवसर जीवन में फिर वापस नहीं आएगा, इसलिए समय का एक एक पल अध्ययन में लगाना, मनोरंजन एवं व्यर्थ की बातों में ज़्यादा समय व्यतीत न करना, अपनी रचनात्मक रुचियों का विस्तार करना, खेलकूद को भी पढ़ाई जितना ही महत्व देना, ठीक है। तो इस तरह से खेलकूद को भी ध्यान में रखना, ज़्यादा मनोरंजन में अपना टाइम खराब मत करना, पढ़ाई को अधिक महत्व देना है, ये तुम्हारे लिए सुनहरा अवसर है। तो बड़ा भाई होने के नाते उसको सलाह दे दी। तीसरे पैराग्राफ में देखो, आशा करता हूँ तुम मेरी बातों को समझकर अपने समय का उचित प्रकार सदुपयोग करोगी तथा अपनी दिनचर्या का उचित प्रकार पालन करके परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करोगी। शुभकामनाओं सहित तुम्हारा भाई कैलाश। तो इस तरह से आपका जो नाम है आप यहाँ पर लिख सकते हैं, आपकी बहन का जो नाम है वो आप यहाँ लिख सकते हैं। आप अगर लड़की हो तो आप लड़की बनकर उसको सलाह दो, ठीक है। तो इस तरह से अनौपचारिक पत्र आते हैं और वो अपने भावों को प्रकट करते हुए हमें 3 पैराग्राफ में छोटे छोटे पैराग्राफ बनाकर छोटे छोटे वाक्यों में अपनी बातें रखनी है। बस औपचारिक और अनौपचारिक में इतना ही ध्यान रखना है कि एक तो विषय नहीं आता अनौपचारिक में, और दूसरा सिर्फ अपना एड्रेस ऊपर ही ऊपर आता है, उसके बाद सामने वाले का एड्रेस हमें नहीं लिखना होता, सिर्फ उसका नाम। और जैसे छोटा है तो प्रिय लिखोगे और बड़े हैं तो जैसे आदरणीय लिखोगे, है ना। तो इस तरह से ध्यान रखना है। समझ में आया होगा बच्चों। और अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको समझाया हुआ अच्छा लगा तो आप 1-2 उदाहरण खुद ही प्रैक्टिस करें। फिर भी किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू।